ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी क्लास अब शुरू करने लगे। रिवीजन करनी है हमने इस पूरे बायोकेमिस्ट्री की। तो पहला टॉपिक जो हमने कवर किया था वो कार्बोहाइड्रेट्स का कवर किया था। इस चैप्टर को आज हम एंड करेंगे और फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जिन्हें हम डिफाइन करते हैं पोली, यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे मुश्तमिल एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर। एल्डिहाइड हमें पता है सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और कीटोन हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है। तो दे हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n और होल के साथ, मतलब होल n। जितना भी हमने मल्टीप्लाई करना है, जितने कार्बन होंगे उतनी H2O से मल्टीप्लाई कर देना है हमने। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होते हैं बाय द प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट को हम सिंथेसाइज करवाते हैं, प्लांट से भी कर सकता है, प्लांट खुद भी सिंथेसाइज कर सकता है। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन पिगमेंट हमारे पास क्लोरोफिल बन जाता है। ठीक है, सॉरी ग्लूकोज बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल, 6 ही मॉलिक्यूल पानी के, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 एंड 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं हमारे पास। ग्लूकोज को फर्दर हमने पोलीमराइज क्या कर सकते हैं? पोलीमराइज का मतलब है कि आपस में जोड़ सकते हैं। स्मॉल चेन अगर आपस में कॉन्टिन्यूसली सेम मैनर, सेम पैटर्न में और सेम साइज की चेन आपस में जुड़ती जाए तो वो पोलीमर बन जाता है हमारे पास। तो जो ग्लूकोज है फर्दर पोलीमराइज होता है और बना देता है स्टार्च और हमारा सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट की अगर कोई क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो वी हैव मोनोसेकेराइड, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड बहुत सिंपल शुगर्स हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, यानी हम उनके अंदर अगर और पानी डालें तो उनका ब्रेकेज नहीं हो सकता। दे कंसिस्ट ऑफ द 3 to 9 द कार्बन एटम, 3 से 9 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल हो सकता है हमारा मोनोसेकेराइड। Therefore, they are classified according to the number of the carbon atom in the molecule as triose, tetrose, pentose, hexose, and so on. तो उनको हम अगर क्लासिफाई करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे तो हम ट्रायोस, टेट्रोस 4 वाला, पेंटोस 5 वाला, हेक्सोस 6 वाला कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड है हेक्सोस लाइक द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जो इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड हैं वो हेक्सोस हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों 6 कार्बन वाली हैं, लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मेजर क्या डिफरेंस है? वो ये है कि ग्लूकोज पेंटा यानी 5 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाला एल्डिहाइड है, हालांकि फ्रुक्टोज पेंटा 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाली कीटोन है। हैविंग द ओपन चेन स्ट्रक्चर, दोनों के ओपन चेन स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है। ये इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अगर हम इधर सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे डिफरेंस देखें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि C डबल बॉन्ड O वाला कीटोन है और C डबल बॉन्ड OH वाला एल्डिहाइड है, वो जैसे ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड यूजुअली व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इनका स्वीट टेस्ट होता है। ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं क्योंकि अगर हम और पानी डालेंगे तो और इनका ब्रेकेज नहीं होगा। ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं और देयरफॉर दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, जिसकी बेसिस से हम कहते हैं कि ये रिडक्शन में मदद देंगे, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। ओलिगोसेक्राइड के, ओलिगोसेक्राइड 2 से 9 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड पे मुश्तमिल होते हैं, यानी दो दो का मतलब है कि वो जो 2 मोनोसेक्राइड के यूनिट है उनमें अपने 3 to 9 की रेंज होगी और वो पूरे के पूरे 2 यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं, या 9 यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं और दे आर फॉर्मिंग ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस जब हम पानी ऐड करेंगे ओलिगोसेक्राइड ब्रेक करेगा तो मोनोसेक्राइड की छोटे छोटे यूनिट्स बन सकते हैं। Therefore, they are classified as the disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide. उधर हम लोगों ने ट्रायोस, टेट्रोस के तौर पे क्लासिफाई किया था मोनोसेक्राइड को। इधर ओलिगोसेक्राइड को हम डाइसेक्राइड, यानी 2 मोनोसेक्राइड जुड़े होंगे तो डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड 3 मोनोसेक्राइड जुड़े होंगे तो ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड 4 मोनोसेक्राइड जुड़े होंगे तो टेट्रासेक्राइड। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ द यूनिट दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। पानी डालने पे ब्रेकेज के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे वो गिन के हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड है वो डाइसेक्राइड है, और डाइसेक्राइड की एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे सुक्रोज है। हाइड्रोलिसिस के ऊपर यानी एडिशन ऑफ पानी पे सुक्रोज प्रोड्यूस कर देता है 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज,
यानी सुक्रोज के अंदर हमने वाटर डाला है, डाइल्यूट HCl डाला है, साथ हीट किया है, हमारे पास ग्लूकोज आ गया और फ्रुक्टोज आ गया, विच इज C6H12O6, और फ्रुक्टोज है C6H12O6। सिर्फ फर्क कहाँ है कि फ्रुक्टोज कीटोन है और दूसरी एल्डिहाइड है। These carbohydrates are white crystalline solid easily soluble in water। ये तमाम कार्बोहाइड्रेट वाइट क्रिस्टलाइन और सॉलिड होते हैं, इजीली सॉल्युबल हो सकते हैं पानी के अंदर। ये स्वीट इन टेस्ट भी हैं, दे मे बी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी पॉलीसेकेराइड की थी। मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के हैं जिनके पास 100 से लेकर 1000 तक मोनोसेकेराइड प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जांपल पॉलीसेकेराइड स्टार्च एंड द सेल्यूलोज, दे आर एमॉर्फस सॉलिड, ये एमॉर्फस सॉलिड है, ये टेस्टलेस हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। कार्बोहाइड्रेट रेंज फ्रॉम द सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स वन, दे हैव वेरिड सोर्सेज एंड यूजेस। जो सोर्सेज हैं सिंपल शुगर के, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज के, ये हमें फलों से, वेजिटेबल से, हनी से, सीरियल से मिल सकते हैं। डाइसेक्राइड जैसे कि सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। सुक्रोज प्रेजेंट होती है शुगर बीट के अंदर और शुगर कैन के अंदर और फ्रूट्स के अंदर। लैक्टोज लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मौजूद होता है, और यह मौजूद होता है हमारे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में। माल्टोज डाइसेक्राइड है, दो ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं, ये हमारे सीरियल्स के अंदर होते हैं। पॉलीसेक्राइड स्टार्च और सेल्यूलोज होते हैं। स्टार्च हमारे पास प्रेजेंट होता है सीरियल क्रॉप्स में, व्हीट में, बार्ले में, मेज और राइस में। कॉटन प्योर सेल्यूलोज है। हमारी बॉडी में क्या यूजेस है, हमारी बॉडी यूजेस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत होती है वो यूजुअली हम ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं। ग्लूकोज वो ओनली फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की जो डायरेक्टली मसल भी इस्तेमाल कर सकता है एनर्जी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन नीड ग्लूकोज एज एन एनर्जी सोर्स एंड बिकॉज इट कैन नॉट यूज फैट फॉर दिस पर्पस, और फैट यूज नहीं कर सकता इस पर्पस के लिए। इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं यूजेज हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि ये रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन बॉडी। ये हमारी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। कम शुगर लेवल अगर बॉडी में हो तो हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन है, नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट अ कंडीशन जो कि अकर हो सकती है। ये प्रोवाइड करते हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया के लिए इंटेस्टाइनल ट्रैक में, और ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। डाइटरी फाइबर हेल्प करते हैं बोवल फंक्शंस को प्रॉपरली होने के लिए, और फाइबर हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल गिराने के लिए, रेगुलेट करता है हमारा ब्लड प्रेशर। कार्बोहाइड्रेट प्रोटेक्ट करते हैं हमारे मसल क्रैम्पिंग से। क्यों मसल क्रैम्पिंग से हेल्प करते हैं, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो मसल जो काम कर रहा होता है उसे एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके अपने आप को मेंटेन कर लेता है, जिसकी वजह से क्रैम्प्स नहीं पड़ते हैं, जो हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि खलियां पड़ जाती हैं, वो नहीं पड़ती हैं, क्योंकि प्रॉपर एनर्जी मिल रही होती है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक प्रोटीन था। जो प्रोटीन है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड से, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन कंसिस्ट करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर पे। ये पॉलीमर्स है अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। प्रोटीन के 10,000 से ज्यादा अमाइनो एसिड हो सकते हैं इसके अंदर। तमाम प्रोटीन हाइड्रोलिसिस पे यानी एडिशन ऑफ वाटर के ऊपर अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करती हैं, व्हिच इज सी डबल बॉन्ड और NH। प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। दे मेड अ बल्क ऑफ अ नोन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में बोन के अलावा जो हार्ड सा स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में हेल्प करती हैं। मेजर कंपोनेंट है तमाम सेल टिश्यूज का। तकरीबन 50% जो ड्राइवेट है सेल का वो मेप हुआ होता है हमारे प्रोटीन से। ये फॉर्म प्रेजेंट होते हैं इन द मसल, इन द स्किन, हेयर, नेल्स, वूल एंड द फेदर। जो अमाइनो एसिड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंसिस्ट होते हैं अमाइनो कार्बोक्सिल ग्रुप पे। जनरल फॉर्मूला आपके स्क्रीन के ऊपर है। RCH सिंगल बॉन्ड NH2 एंड सिंगल बॉन्ड COH ग्रुप। The COH group is also known as the carboxylic group and the NH2 is also known as the amino group. Side chain are different है different amino acids से। there are 20 amino acids। 10 out of 20 amino acids जो हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, इसलिए इनको हम नॉन एसेंशियल कह देते हैं। वो अमाइनो एसिड जो कि खुद हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती उसको हम असेंशियल अमाइनो एसिड कह देते हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। डाइट में हम थ्रू सप्लीमेंट भी शामिल कर सकते हैं, थ्रू फ्रूट्स भी, नेचुरल सोर्स भी। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। दो अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ जाते हैं बाय यूजिंग पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज वो बॉन्ड है जो बनता है बिटवीन एलिमिनेट पानी के निकलने की वजह से बनता है किसके दरमियान,
एक अमाइनो एसिड के अमाइनो इस ग्रुप के दरमियान और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान वाटर की निकलने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड है, इसका अमाइनो ग्रुप से NH2 से H रिमूव होगा, इसके कार्बोक्सिल ग्रुप से OH रिमूव होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, हमारा वाटर बनेगा और साथ पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। जब 1000 अमाइनो एसिड पोलीमराइज होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बना होता है तकरीबन 50% ड्राई वेट ऑफ एनिमल जो है वो कंसिस्ट होता है प्रोटीन के ऊपर। हर प्रोटीन का अपना सोर्स होता है, कैरी आउट करता है स्पेसिफिक फंक्शन। सोर्सेज यूजेस प्रोटीन की ये कि एनिमल प्रोटीन जो है वो मीट, मटन, चिकन, फिश, एग से हमें मिल सकता है। ये इस्तेमाल होता है एज अ फूड ह्यूमन बींग्स के लिए, एज असेंशियल फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंजाइम्स जो कि प्रोटीन है ये प्रोड्यूस करते, एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स, दे कैटालाइज केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। हाईली स्पेसिफिक होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी एफिशिएंसी होती है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो एज अ ड्रग भी इस्तेमाल होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग और ट्रीट करते हैं ब्लड कैंसर। जो हाइड्स हैं यानी जानवरों की स्किन है वो भी प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ये इस्तेमाल होते हैं फॉर टैनिंग द लेदर। जो हमारे पास स्किन होती है उसको कलर रिमूव करने के लिए, उसको टैन करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेदर जो है वो इस्तेमाल होता है शूज, जैकेट, स्पोर्ट आइटम्स बनाने के लिए। प्रोटीन जो है वो हमें पाई जाती है हमारी बोन्स के अंदर। तो जब हम बोन्स को जलाते हैं तो हमारे पास जेलेटिन बन जाता है जो कि बहुत सारी बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होता है। प्लांट भी सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन, जैसे कि पल्सेस हो गई, बीन्स हो गया, ये तमाम यूज होती हैं फूड के तौर पे। आखिरी जो हमारे पास सेकंड लास्ट टॉपिक था वो हमारे पास लिपिड का था। लिपिड वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। लिपिड के अंदर ऑयल फैट्स दोनों आ जाते हैं। ऑयल और फैट एस्टर्स हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्लाइसरोल के साथ। ऑयल और फैट्स क्या हैं? एस्टर्स हैं, यानी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। ये एस्टर्स तीन फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं, नंबर 1 फैटी एसिड, 2 एंड 3। तीनों फैटी एसिड्स आपस में ज्वाइन है बाय सी सिंगल बॉन्ड सी। ऑयल एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे, ये अनसेचुरेटेड होते हैं यानी इनके ऊपर डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। फैट्स एग्जिस्ट सॉलिड फॉर्म में करते हैं और ये सेचुरेटेड होते हैं यानी इनके पास का सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं। फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे लिपिड की, ये लॉन्ग चेन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ये एसिड बनाते हैं एस्टर्स ग्लाइसरोल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड HCl, HNO3 और H2SO4 है। पाल्मिटिक एसिड है C15H31COH और स्टेरिक एसिड है C17H35COH। फैट्स और ऑयल्स आर हाई एनर्जी फूड, बहुत हाई एनर्जी हमें इससे मिल सकती है। दे आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन A, D, E और ये इस सोर्सेज हैं हमारे पास किसके? विटामिन के। ये बनाते हैं ब्रेन सेल्स को, नर्व सेल्स को, सेल मेम्ब्रेन को। ये पानी के अंदर इंसॉल्युबल है लेकिन ये सॉल्युबल है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन तमाम के अंदर ये सॉल्युबल है। जो फैट्स है वो स्टोर होते हैं इन द बॉडी इंसुलेटेड एज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जो फैट और ऑयल्स हैं ये सिंथेसाइज होते हैं नेचुरली एनिमल्स और प्लांट्स और मेरिन ऑर्गेनिज्म से। एनिमल फैट्स पाया जाता है एडिपोज टिश्यू सेल के अंदर यानी फैट सेल के अंदर। एनिमल्स क्रिएट करते हैं मिल्क जिससे बटर और घी जो है वो ऑब्टेन हो सकता है। बटर, घी आर यूज फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ द फूड फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स। एनिमल फैट जो है वो इस्तेमाल होता है सोप इंडस्ट्री में। प्लांट सिंथेसाइज करती है यही ऑयल और स्टोर करती है इनको अपने सीड्स में, जैसे कि सनफ्लावर, कोकोनट या ग्राउंड नट ऑयल और कॉर्न ऑयल। These oils are used as a vegetable or the ghee for the cooking and the other purpose as well. जो मेरिन हमारे एनिमल्स हैं जैसे सालमन हैं, वेल्स हैं, ये जितने भी फिशेस हैं ये भी ऑयल का सोर्स हैं। और कॉड लिवर ऑयल जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं द मेडिसिन फॉर द एनर्जी पर्पस एंड फॉर द वाइटामिन पर्पस। नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक न्यूक्लिक एसिड था। न्यूक्लिक एसिड बहुत असेंशियल कंपोनेंट है लिविंग सेल्स का, जो जनरली लॉन्ग चेन है वो इनकी लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। नाइट्रोजन बेस होती है, एक बेस जिसके अंदर नाइट्रोजन जरूर होता है, एक पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर, और एक फॉस्फेट ग्रुप। हम न्यूक्लिक एसिड को डिवाइड करते हैं DNA और RNA टू टाइप्स के अंदर, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर डी ऑक्सी राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर
जे वॉटसन और एफ क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया था। लॉन्ग चेन स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिनके अंदर दो चेन्स होती हैं। हर चेन शुगर से फॉस्फेट और बेस से मिलकर बनी होती है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बनाते हैं बैकबोन चेन की, और दो चेन्स आपस में बेसिस के थ्रू ज्वाइन होती हैं। ये जो ज्वाइनिंग हो रही है इनके बीच में बेसिस होती हैं जो कि बैकबोन्स को आपस में अटैच करती हैं। ये चेन जो है वो आपस में एक दूसरे के रैप हुए होते हैं, डबल हेलिक्स की फॉर्म बन जाता है। ये बेसिस हैं जो बीच वाली चीजें सारी बेस है। डीएनए जो है वो परमानेंट स्टोरेज प्लेस है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, जो भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जो भी आगे पास ऑन होना है ताकि प्रोटीन बने, उस सारे पर्पज के लिए ये पास करता है इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन के तौर पे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और हाउ टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, किस तरह से हमने अपनी बॉडी की एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है, इन सारे कामों के लिए डीएनए जो है वो एज अ जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ इस्तेमाल होता है। ये डिटरमाइन करता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो नया बन रहा है वो कोई इंसान बनेगा, वो कोई मैन बनेगा, वो कोई दरख्त बन रहा है, वो कोई एनिमल बन रहा है, या फिर कोई नर्व सेल है, मसल सेल है। ये सारी चीजें ये जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ ही हमारा डिसाइड कर सकता है। जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस की डीएनए के अंदर डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन डेवलपमेंट न्यू सेल। ये जो फंक्शन है डबल हेलिक्स फॉर्मेशन का डीएनए, ये इंश्योर कराता है कि कोई भी डिसऑर्डर टेक प्लेस ना हो। लेकिन डीएनए कैरी करता है जीन जो कंट्रोल करती है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अगर किसी भी किस्म को कोई एरर आ जाए और जीन आरएनए से सिंथेसाइज हो जाए तो फिर फॉल्टी प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि फॉल्टी प्रोटीन बनेगी तो फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी भी किस्म की बीमारी हो सकती है। सेकेंड जो इसकी टाइप थी वो थी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि राइबो शुगर के ऊपर कंसिस्ट करता है। सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करे और वर्किंग करके बिल्ड करे प्रोटीन। इसका रोल एक मैसेंजर के तौर पे कंसिडर किया जाता है। आरएनए सिंथेसाइज होता है डीएनए से और ये ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए रिसीव करता है, रीड करता है, डीकोड करता है, इस्तेमाल करता है गिवन इंफॉर्मेशन को और सिंथेसाइज कर देता है प्रोटीन। आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्टली सिंथेसाइज करने के लिए एक नई प्रोटीन को। जैसे कि डीएनए है, डीएनए से सारी इंफॉर्मेशन आरएनए लेके जाएगा, उसे डिकोड करेगा और प्रोटीन बना देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आरएनए एज अ मैसेंजर बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो वाइटामिन था। 1912 में हॉपकिंस noticed that the addition to the carbohydrate, protein or fats, there are other substances needed for नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक अलग से सब्सटेंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब्सटेंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं स्मॉल क्वांटिटी के लिए, और ये सब्सटेंसेस को हम एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स के तौर पे कंसिडर करते हैं। हमारे पास जो फंक एक साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज किया कि जो ये सब्सटेंस है, जो एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इनका नाम वाइटामिन होना चाहिए। टाइप जो वाइटामिन की वो ये है कि दो टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो वाइटामिन है जो सिर्फ फैट में सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल वो हैं जो वाटर में हो सकते हैं। आउट ऑफ ऑल वाइटामिन सिर्फ बी और सी ऐसे वाइटामिन जो वाटर सॉल्युबल है। वाइटामिन ए, डी, ई, के आर द फैट सॉल्युबल वाइटामिन। इफ दीज वाइटामिन टेकन इन, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में लें, हम इनका इंटेक करें, तो हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट्स मौजूद होता है, और हाई अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन की वजह से ये डिजीज कॉज कर देती है। जो एक्यूमुलेशन है वाइटामिन डी की हमारी बॉडी में, ये बोन पेन या बोन लाइक डिपोजिट यानी किडनी स्टोन्स कॉज कर देती है। हमारे पास वाइटामिन ए था। डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, ऑयल, फैट, फिश, ये तमाम इसके सोर्सेस थे। इसकी यूज ये था कि ये हेल्थ ऑफ द एपिथेलियम और एक्ट करता है, हमारे रेटिना को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी जो आई में होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस या आई इन्फ्लेमेशन यानी आंख का डैमेज हो जाना जैसी जो इश्यूज होते हैं, लाइनिंग का स्वेल हो जाना, इस तरह के इश्यूज होंगे। अगर विटामिन डी है तो हम ये ले सकते हैं फिश से, लिवर से, डेयरी प्रोडक्ट से, फैट से। विटामिन डी बनता है स्किन में, एक्सपोज होती है सनलाइट से। इसका रोल होता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स। अगर हेल्दी बोन मेंटेन करनी है तो विटामिन डी का होना जरूरी है, ताकि वाइट जो कैल्शियम है वो ज्यादा स्टोर हो। और अगर इसकी अमाउंट बहुत कम हो जाए तो रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पानी के सॉल्युबल होने वाले वाइटामिन पे थी। जो वाइटामिन जो कि डिजोल्व हो जाए वाटर में, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ये वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसके अंदर फर्दर और 10 सब वाइटामिन आ जाते हैं, वाइटामिन बी 1, बी 11 इस तरह से। और वाइटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन रैपिडली एक्सक्रीट होते हैं हमारी बॉडी से।
ये विटामिन नॉन टॉक्सिक कंसिडर होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम लार्ज क्वांटिटी में ले भी लें तो हमारे वाटर के अंदर सॉल्युबल होके यूरिनेशन के जरिए ये बाहर निकल जाते हैं। इनकी डेफिशिएंसी जो है वो डिजीज कॉज कर सकती है, लेकिन हायर अमाउंट डिजीज कॉज नहीं करेगी। हर विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी डेवलपमेंट बॉडी के लिए। नेचुरल विटामिन जो है वो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस हैं जो वो के पाए जाते हैं हमारे प्लांट्स में, एनिमल्स में, और हमारी बॉडी अनएबल होती है कि सिंथेसाइज कर सके विटामिन। इस ना सिंथेसाइज करने वाली प्रॉपर्टी की वजह से हमें जरूरी है कि हम सप्लाई करें अपनी बॉडी को थ्रू द डाइट और द नेचुरल वेज। ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए। जो विटामिन हैं ये एसिमिलेटेड नहीं हो सकते विदाउट इंजेस्टिंग फूड। जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जब तक खाने के साथ ये डाइजेस्ट नहीं होंगे, इन्हें ब्रेक करके हम अपनी रिक्वायर्ड एनर्जी या फिर इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी होता है कि हम विटामिन को हमेशा अपने मील के बीच में लें, और ये रेगुलेट कर देते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी। ठीक है, यहाँ तक चैप्टर की रिवीजन थी। ये चंद कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट एंड एमसीक्यू। कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं, ये क्लासिफाई होती हैं, हमें पता है, मोनोसेक्राइड, ओलिगो और पॉली से। मोनोसेक्राइड अनहाइड्रो हाइड्रोलाइजेबल है, यानी अनहाइड्रोलाइजेबल है, यानी कि ब्रेक नहीं हो सकते। 3 से 9 कार्बन आइटम है, स्वीट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये तमाम वही बातें। आगे वही ओलिगो और पॉलीसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं। ये फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल, ये बेटे ये वही पॉइंट्स जो अब भी हमने रिवाइज किए हैं, ठीक है, इन्हें एक दफा जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये एक कॉन्सेप्ट डायग्राम है फॉर द डिटेल, एज अ समरी डिटेल, कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनके सोर्सेज हमारे पास ये तमाम सोर्सेज हैं: सीरियल, क्रॉप्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हमारा फ्रूट, शुगर कैन, शुगर बीट, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हनीज। और इसकी टाइप्स ये तीनों है: मोनोसेक्राइड, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड। और जो इसके यूजेस हैं वो मेनली एनर्जी सोर्स है। यहाँ से यूजेस बेशक नोट कर लें। ये रेगुलेट करते हैं शुगर लेवल, हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और ये लोअर कोलेस्ट्रोल लेवल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं क्रैम्पिंग से। जो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, एनिमल्स और प्लांट्स, इनके सोर्सेज हैं। प्रोटीन मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। इसके यूजेस क्या है? हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, एंजाइम के कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। हाइड्स जो है वो लेदर इंडस्ट्री में उसका रोल है। जेलेटिन बनाते हैं बेक प्रोटीन से, और बेकरी आइटम इस्तेमाल करते हैं। पल्स ऑफ बीन जो है वो प्योर प्रोटीन एज अ फूड इस्तेमाल होती हैं। जो लिपिड्स हैं हमारे, वो एनिमल और प्लांट दोनों से आ सकते हैं। जो ये होते क्या है, एस्टर्स होते हैं, ये फैटी एसिड के ग्लिसरॉल के साथ। इसके यूजेस क्या है कि ये हाई एनर्जी फूड होते हैं, एनर्जी देते हैं, एज अ फूड इस्तेमाल होते हैं, ऑयल और घी की फॉर्म में, सोप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके सोर्सेज, हर सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। स्टोर करता है, पास करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और जो विटामिन हैं जिनका दूसरा नाम एसिस्टिव ग्रोथ फैक्टर है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हुए होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल ए यहाँ पे गलती है, यहाँ ई आना है। ए, ई, डी और के हैं, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो सी हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अभी यहाँ अब ये हमारा पूरा चैप्टर आज रिवाइज हो गया बायोकेमिस्ट्री का। अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो बेटे मेरे से पूछ लें। ठीक है, अगर आपका ठीक है। अब हमने बायोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। जो आपकी रिवीजन क्लासेस शुरू हो रही हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, और पहले आगे तक सारे चैप्टर्स कवर करके फिर वी विल रिवाइज ऑल द चैप्टर्स इन दीज 2 to 3 months। ठीक है, कोई और बात डिस्कस करने वाली?